हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 1 वर्ग एवं घन का प्रश्नावली 1.1 तक कर लिए थे। तो यानी कि 1.1 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे देखते हैं। तो आज आगे पढ़ेंगे हम लोग घन संख्याएं, क्यूब नंबर। तो घन संख्या क्या होता है? किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होता है संख्या, वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यदि अब गुणनफल को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तब प्राप्त संख्या उसकी घन बन जाती है। यानी कि किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का घन होता है। जैसे 2, यहाँ संख्या 2 है, 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 3 टाइम्स है। तो क्या मिला हम लोग को? 8 प्राप्त हुआ। तो यह 8 किसका घन है? 2 का घन है। जैसे ये 2 क्यूब इजिकल टू 8। ठीक उसी तरीके से 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 343 प्राप्त हुआ। तो इसको 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 7 का क्यूब अर्थात 7 के पावर 3 लिखेंगे। 3 है यहाँ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए। तो क्या मिलता है? 343। तो 7 का घन कितना है? कितना होगा? 343। तो इस तरीके से समझ गए होंगे घन क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग में 2 टाइम्स होता है मल्टीप्लाई, घन में 3 टाइम्स। तो यहाँ 8 एवं 343 क्रमशः 2 एवं 7 की घन संख्याएं हैं। तो ये हो गया। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। ये पहले इसको देख लेते हैं। घन संख्याओं की पहचान। अब घन संख्याओं की पहचान किस तरीके से करना है, आइए देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग वर्ग संख्या का पहचान कर चुके हैं। तो वर्ग संख्या का पहचान करने के लिए क्या करना पड़ता था हम लोगों को? जो भी संख्या दिए रहता था उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। फिर गुणनखंड में ये देखते थे कि सभी गुणनखंड संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं या नहीं। यदि सभी के जोड़े बनते थे तो वह पूर्णघन होता था और नहीं बनते थे तो नहीं होता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। और यदि सभी अभाज्य गुणनखंड के तिकड़ी बने अर्थात त्रिक बने तो वह पूर्णघन होगा। तो आइए देखते हैं। कोई संख्या घन है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी? वर्ग संख्या पहचानने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाए थे। जिनके पूरे जोड़े बन गए थे वे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जैसे कि मैं अभी बताया आप लोगों को। घन संख्याओं के लिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। 8 को हम 2 × 2 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें पता चलता है कि इसमें 2 को 2 के साथ 3 बार गुणा हुआ है। तो यहाँ 8 का कितने टाइम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल ले तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में लिखे हैं। और वह इनसे त्रिक अर्थात तिकड़ी बनने पर और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं बचता है। इसी तरह 27 को देखें तो इसमें 3 का 3 बार गुणा होता है, इसमें त्रिक बन जाता है। यदि 24 को देखें तो 2 × 2 × 2 × 3 अर्थात 2 3 बार, यहाँ देख रहे होंगे 2 3 बार और उससे तिकड़ी बन गया किंतु 3 शेष बच गया। इसका मतलब हुआ कि 24 घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी अभाज्य गुणनखंड मिले हैं सभी का त्रिक नहीं बना है, केवल 2 का त्रिक बना है, इस 3 का नहीं बना है। तो त्रिक बनने के लिए और 2 3 चाहिए यहाँ पर हम लोगों को, यानी कि यहाँ पूरे अभाज्य गुणनखंड के त्रिक नहीं बन रहा है। तो 24 क्या है? अभाज्य गुणनखंड पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरीके से पहचानना है, पहचान लेंगे। तो आइए क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
हाँ, तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है 216 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। तो 216 पूर्ण घन है अथवा नहीं, ये पता लगाने के लिए पहले तो हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा 216 का। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने तो आ जाएगा ना। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे, इसके बाद देखेंगे कि पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। तो आइए निकालते हैं। तो ये है उदाहरण नंबर 5, पूर्ण घन है अथवा नहीं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर एक एक संख्या एक बार में लेते हैं, एक ही बार में 2 नहीं लेना है। तो एक बार 0 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 1 छोटा हो जा रहा है, तो 2 0 जा 0, फिर 1 और ये 6 16, तो 2 8 जा 16, ये हो गया। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे, 3 से। 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 9 जा 3 3 जा 9, फिर 3 से। तो ये हो गया। तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे इसको आप लोग, विभाजन रेखा को। तो यहाँ पर 216 इज इक्वल टू, ये यहाँ तक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो लाइन है ये नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर 216 का गुणनखंड को हम लोग 2 का 3 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम है, और 3 भी 3 टाइम्स है। तो यहाँ त्रिक ऐसा खींच लेंगे, 3 का एक पेयर बना लेंगे ऐसा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 216 के गुणनखंड 2 और 3, केवल 2 गुणनखंड हैं 2 और 3, और इन दोनों गुणनखंड के त्रिक बन जा रहे हैं। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 216 पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरीके से पहचानना है, पहचान लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 6, तो ये बना के देख लेंगे आप लोग। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68,600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो। तो पूर्ण घन हो, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग पूर्ण वर्ग हो वाला में पढ़े थे। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं पहले, फिर जितने के लिए, जैसे वर्ग में जितने के लिए पूर्ण वर्ग नहीं बनता था, यानी कि जिसका भी जोड़ी नहीं बनता था पूरा, तो उसमें और कितना चाहिए कि जोड़ी बन जाए, उसका मल्टीप्लाई करते थे। तो ठीक यहाँ पर उसी तरीके से जितना गुणनखंड चाहिए, यानी कि किसी भी संख्या का, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो गुणनखंड, जैसे अभी मैं बताया आप लोगों को 216 का गुणनखंड निकालना, ठीक वैसे ही इसका गुणनखंड निकालने तो आ जाएगा ना। गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकाल लेने के बाद ये आया है गुणनखंड, तो 2 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स, और 7 3 टाइम्स इसका गुणनखंड है। तो यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है, 7 का त्रिक बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, 5 2 टाइम्स है, और एक 5 रहता तो त्रिक बन जाता। तो यहाँ क्या बोला है, किसका गुणनफल करें, किससे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसमें 68,600 में गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो घन बनाना है यहाँ पर। तो और यहाँ पर 2 3 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, केवल 5 2 टाइम्स। तो अगर यहाँ पर 5 भी 3 टाइम्स रहता तो पूर्ण घन होता। तो यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा, एक 5 और चाहिए। तो हम लोगों को, क्योंकि यहाँ त्रिक बनने के लिए एक 5 चाहिए हम लोग, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर 68,600 के गुणनखंडों में 2 एवं 7 के त्रिक तो बन गए, किंतु 5 के त्रिक बनने के लिए एक बार और 5 गुणा करना होगा। अतः 68,600 में 5 का गुणा कर दें तो वह पूर्ण घन बन जाएगा या बन जाएगी। तो इस तरीके से बनाना है, बना लेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि उदाहरण नंबर 8। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,08,375 में भाग करने पर
भागफल पूर्ण घन हो जाए। अब यहाँ पर भाग करना है बोला है, तो पहले तो गुणनखंड निकालेंगे इसका। तो गुणनखंड इस तरीके से जैसे हम लोग निकालते हैं ठीक वैसे ही निकालेंगे, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, वे आप लोग निकाल लेंगे। तो ये गुणनखंड इस तरीके से मिला है 5 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 5 3 टाइम्स और 11 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। अब यहाँ बोला है भाग करना है। भाग करना बोलेगा तो जिसका भी गुणनखंड पूरा नहीं है यानी कि पूर्ण त्रिक नहीं बन रहा है तो उस पूरे से पूरे को भाग देते हैं, और गुणा करने के लिए जितना चाहिए रहता है उसको गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर गुणा करें बोला था तो और कितना 5 चाहिए था हम लोग को 1 5। अब यहाँ पर भाग कीजिए बोला है, तो भाग कीजिए बोलेगा तो जिसका जिसका नहीं बने रहता है उस पूरे से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 4,08,375 के गुणनखंडों में 3 व 5 के तो त्रिक बन गए, देख रहे हैं यहाँ पर, किंतु 11 के त्रिक नहीं बन सका। अतः 4,08,375 में 11 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 11 दो 11 का नहीं बना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 का भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। यानी कि गुणा करने वह छोटी छोटी संख्या जिससे हम लोग गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। तो जितना चाहिए रहता है जो भी संख्या का गुणनखंड होने के लिए, जैसे यहाँ पर 5 और एक 5 चाहिए हम लोग को, तभी पूर्ण घन बन जाएगा। तो एक 5 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर भाग देने बोलेगा तो जिसका नहीं बने रहता है उसी का गुणा करके भाग देते हैं तो इसी का भाग देंगे। तो इस तरीके से बनाना है, बना लेंगे। तो आगे है प्रश्नावली 1.2, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है अथवा कौन सी नहीं है। तो जैसे मैं बताया उदाहरण नंबर 5 ठीक वैसे ही बनाना है, तो ये आप लोग बनाएंगे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर भी ठीक जैसे अभी एग्जाम्पल नंबर 7 बताया वैसे ही बनाना है, 3 भी वैसे ही है, अब 4 जो है उदाहरण नंबर 8 के जैसा है। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं अब। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बनाएंगे आप लोग, वैसे बनाएंगे तो बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं वर्गमूल। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब वर्गमूल। तो आइए देखते हैं। अध्याय के शुरू होने से पहले हमने पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में अध्ययन किया। आइए उससे एक क्रियाकलाप को पुनः दोहराते हैं। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 3 में। तो संख्या 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2। तो ये कैसे आया ये तो पता ही होगा। तो किस संख्या का वर्ग है, तो किस संख्या का वर्ग है 4 का वर्ग है। यहाँ 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो जोड़ी कितना है 2 2। तो यहाँ से 2 × 2 यानी कि 4, और 25 को 5 × 5 अर्थात किसका वर्ग 5 का वर्ग कौन है 25 होगा, और 4 का वर्ग 16। और उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 × 6 ऐसा लिख सकते हैं, या इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो 2 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आएगा 6। तो 6 का वर्ग कौन होगा 36। ठीक उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा ऐसा। यहाँ पर 2 × 3 = 6 ऐसा। तो आगे ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, तो ये करके देख लेंगे। तो उपरोक्त क्रियाकलाप में आपने देखा कि 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64। इसी तरीके से इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि 64 का वर्गमूल कितना है 8, 25 का वर्गमूल 5। तो ये है, तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे 16 का वर्गमूल = वर्गमूल का चिन्ह ये है √ यानी कि वर्गमूल 16 = 4, और 25 का वर्गमूल यानी कि 25 का वर्गमूल ये
तो वर्गमूल का चिन्ह से ये है वर्गमूल का चिन्ह, इसको वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो आपने देखा कि किसी प्राकृत संख्या के n का वर्ग प्रारंभिक विषम संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। प्रारंभिक विषम संख्याओं के योग के बराबर कौन होता है? कौन? किसी संख्या का वर्ग। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो यहाँ पर देखते हैं, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से जितनी प्रारंभिक विषम संख्याओं को घटाने से शून्य प्राप्त होता है वही पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। तो ये याद रखेंगे। क्या बोल रहा है? किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से जितनी प्रारंभिक विषम संख्याओं को घटाने पर शून्य प्राप्त होता है वही उसका पूर्ण वर्गमूल होता है। तो ये यहाँ से ये याद रखना है आप लोगों को। ये निम्नलिखित का मौखिक बताइए, तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात करना, तो आइए देखते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करना किससे? अभाज्य गुणनखंड से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस विधि में वर्गमूल ज्ञात करने सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं तथा प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लेकर उसका गुणा कर लेते हैं, तो वह उसका वर्गमूल होता है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल कौन होता है? उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उसकी जोड़े बनाकर, सामान्य अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाकर वहाँ से एक संख्या लेकर उनका गुणा करते हैं, तो जो प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 9 में 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो उसका अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे ये 3 से 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई में विषम है। तो यहाँ से 3 से किए तो 3 से किए तो 3 1 जा 3 1 कैरी, फिर यहाँ से हो जाएगा 3 4 जा 12 और यहाँ से 3 7 जा 21। तो ये हो जाएगा फिर 3 से, तो ये 49, फिर 7 से, तो फिर 7 से। तो यानी कि 441 का अभाज्य गुणनखंड 3 3 7 7 मिला, तो उसी को यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ 2 2 का पेयर ऐसा ले लेंगे। ये हो गया आता है। अब वर्गमूल निकालना है तो ये चिन्ह लगाना जरूरी है, वर्गमूल का चिन्ह है। तो 441 का वर्गमूल दोनों तरफ लगाएंगे, तो यहाँ इस तरीके से जोड़ी। अब यहाँ से एक बाहर आता है, इस वर्गमूल के चिन्ह से एक जोड़ी है, वहाँ से एक संख्या बाहर आए। 3 2 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, यानी कि 2 2 बार। तो यहाँ जोड़ी बना है, तो यहाँ एक जोड़ी से एक बाहर आएगा, तो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 7। अब ये वर्गमूल का चिन्ह है, यहाँ से हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया? 21। यानी कि 441 का वर्गमूल क्या है? 21 है। और या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 21 का यदि वर्ग करें तो क्या मिलेगा? 400 ये 41। तो इस तरीके से निकालना है वर्गमूल, तो बन जाएगा। ठीक वैसे ही उदाहरण नंबर 10 भी है, तो ये बना के देख लेंगे आप लोग, तो समझ में आ गया होगा। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का, होमवर्क में बनाएंगे आप लोग ये अभ्यास 4 का फर्स्ट सेकंड। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। जैसे ये मैं बताया उदाहरण नंबर 9 और ये उदाहरण नंबर 10, इसी के जैसे बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, इस तरीके से निकालेंगे आप लोग, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे। तो ये निकालेंगे इधर साइड में, फिर ऐसा लिखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, तो ये बनाएंगे। तो ये होमवर्क है, आगे जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।